नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज बात देश के गद्दारों की, जिन्हें पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद एक कर्मचारी ने पाकिस्तान का खुफिया एजेंट बनने के लिए राजी कर लिया। यह तब हुआ जब भारत की सेना ऑपरेशन सिंदूर में अपने पराक्रम से पाकिस्तान को दहला रही थी। तब कई गद्दार दुश्मनों को खुफिया जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क उत्तरी राज्यों में चल रहा था। आईएसआई ने अपने प्यादों की पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सेना के सिंदूर ऑपरेशन के दौरान अलग अलग टास्क दे रखे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने मिशन में ऐसे लोगों को शामिल किया जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। सबसे पहले 4 मई को अमृतसर के फलक शेर सिंह मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया। फलक शेर मसीह और सूरज मसीह ने सेना की छावनी और पाकिस्तानी सीमा के पास के एयरबेस की तस्वीरें और डिटेल आईएसआई एजेंटों को दी थी। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ये दोनों हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्यादे बने। इन दोनों के बाद पंजाब से 4 और जासूस पकड़े गए। जांच एजेंसियों के राडार पर अभी कई लोग हैं जिनका इन एजेंटों से कनेक्शन सामने आया है। पिछले 15 दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ऐसे 12 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इनमें से सबसे अधिक चर्चा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हो रही है। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को पाकिस्तानी दूतावास कर्मचारी दानिश को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। हालांकि इससे पहले ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की धरपकड़ शुरू हो चुकी थी। शुरुआत हुई गजाला से। अब तक 12 लोग पकड़े जा चुके हैं। ये सभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से हैं। बदले में इन्हें लड़कियों से दोस्ती, घूमने और पैसे देने का लालच दिया गया था। 11 मई को मालेर कोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को पकड़ा गया। वीजा बनाने के सिलसिले में गजाला की मुलाकात दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश से हुई। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश ने उसे शादी का वादा किया था। गजाला का काम आईएसआई एजेंटों तक पैसे पहुंचाना था। यामीन मोहम्मद यूपीआई के जरिए पैसे भेजता था। गजाला ने कबूल किया कि उसने पैसों के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश को जानकारी दी। गजाला को 2 किस्तों में 30,000 रुपए मिले। 13 मई को गुरुदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह को भी पकड़ा गया। सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की गतिविधियों और पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी लीक की थी। सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह की गिरफ्तारियों के दौरान हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए गए। गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य ने बताया कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि ये लोग पहले ड्रग तस्करी में शामिल थे। इसी वजह से वे आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आसानी से आ गए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पाकिस्तानी हैंडलर के साथ व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद हुई, जिसे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ज्योति के जरिए भारत के रॉ एजेंट्स की मौजूदगी का भी पता लगाना चाहती थी। वहीं इस ऑपरेशन के दौरान हरियाणा से 5 लोग पकड़े गए। 15 मई को हरियाणा के पानीपत से 24 साल के नोमान इलाही को गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से यूपी का रहने वाला इलाही पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। पुलिस के अनुसार वह आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। इसके अगले दिन 16 मई को पुलिस ने कैथल से 25 साल के देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। कैथल के एसपी आस्था मोदी ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले देवेंद्र ने नवंबर 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। जांच में पता चला कि वह 4 पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था, जिसमें एक महिला भी थी। कैथल की एसपी आस्था मोदी ने बताया कि इस केस में हनी ट्रैप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 16 मई को हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा ट्रेवल विथ जो नाम से एक
चैनल चलाती हैं। इस यूट्यूब चैनल के 3.7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ज्योति मल्होत्रा के वीडियो में इंडियन गर्ल्स इन पाकिस्तान और इंडियन गर्ल्स एक्सप्लोरिंग लाहौर जैसे टाइटल हैं। ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में रही। ISI उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए किया। ज्योति मल्होत्रा असल में पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बनाने का काम करती थी। ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम हमले के 3 महीने पहले कश्मीर की यात्रा भी की। पुलिस के अनुसार वह 2023 में पाकिस्तान हाई कमिश्नर से वीजा के अप्लाई करते समय दानिश से मिली थी। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावर ने बताया कि मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान और चीन गई। वह 5 दिन के पुलिस रिमांड पे है। हरियाणा पुलिस ने नूंह से 26 साल के अरमान और एक स्थानीय नीम हकीम मोहम्मद तरीफ को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तरीफ ने पाकिस्तानी अधिकारी को सिम कार्ड देने की बात कबूल की है। इसके अलावा यूपी के रामपुर से शहजाद को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। शहजाद भी ISI एजेंटों को संवेदनशील जानकारी दे रहा था। इसके अलावा शहजाद पर भारत में पाकिस्तानी एजेंटों तक पैसा पहुंचाने का भी आरोप है। शहजाद कॉस्मेटिक मसालों जैसी चीज़ों की सीमा पार तस्करी में भी शामिल था, जिसके कारण पाकिस्तान को आराम से एक और एजेंट मिल गया। भारत की खुफिया एजेंसी NIA के पास ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी अली हसन के बीच बातचीत का पूरा ब्यौरा है। ज्योति की पाकिस्तान की अधिकारियों से बातचीत की पूरी चैट हिस्ट्री NIA के पास है, जिसके आधार पर ज्योति मल्होत्रा से आगे की पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि उस चैट हिस्ट्री में साफ हो गया है कि जब अली हसन पूछते हैं, आप जब गए थे अटारी, वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति मल्होत्रा कहती हैं, किसको मिला मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मिला। अली हसन कहता है, जो ISI का खुफिया अधिकारी है, कि इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता देखकर। आपको कैसे निकलना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में लेकर आना था, आपने रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो। इसके बाद ज्योति मल्होत्रा कहती हैं, बच्चे की इमोजी भेजकर, नहीं वो इतने पागल थोड़ी है ना। इसका मतलब है कि उनको मालूम था कि कौन एजेंट गुरुद्वारे के अंदर लाए जाने वाला है। ज्योति मल्होत्रा पहली महिला नहीं थी जो ISI के संपर्क में आई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी लीक करने के लिए ज्योति मल्होत्रा पहली महिला नहीं थी। इससे पहले भी एक ऐसी ही महिला राजनयिक माधुरी गुप्ता थी, जो एक पाकिस्तानी से प्यार कर बैठी और भारत की दुश्मन बन बैठी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगी। बाद में वह दर्दनाक मौत की शिकार बनी। आपको बता दें कि माधुरी गुप्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में द्वितीय सचिव के पद पर तैनात थी। उनका काम पाकिस्तानी मीडिया का विश्लेषण करना, उन्हें वापस दिल्ली भेजना था। लेकिन माधुरी ने 27 साल तक देश की सेवा की। किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि उन्हें जासूसी का दोषी ठहराया जाएगा। 26/11 मुंबई हमले के 1.5 साल बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के तत्कालीन निदेशक राजीव माथुर को चौंकाने वाली जानकारी मिली कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में एक व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूस बन गया है और वह भारत के बारे में कुछ गंभीर जानकारी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI एजेंसी को लीक कर रहा है। जब जांच हुई तो पता चला यह कोई और नहीं बल्कि माधुरी गुप्ता थी, जो अब राडार पर आईं और खुफिया एजेंसी ने 2010 की शुरुआत में उन पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। माधुरी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी पुष्टि करने के लिए एक गुप्त मिशन शुरू किया गया और उसे जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। माधुरी ने न केवल गोपनीय दस्तावेज साझा किए बल्कि भारत में काम कर रहे खुफिया अधिकारियों के नाम और ईमेल पासवर्ड भी लीक किए। सभी का सबूत इकट्ठा करने के बाद माधुरी को सार्क शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बहाने दिल्ली बुलाया गया और उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई।
जांचकर्ताओं ने बाद में खुलासा किया कि माधुरी ने प्यार के कारण यह कठोर कदम उठाया। दरअसल उन्हें जमशेद या जिम नामक एक पाकिस्तानी व्यक्ति से प्यार हो गया था। पता चला कि जिस जिम से वह प्यार कर रही थी वह आईएसआई के लिए काम कर रहा था और उसका पाकिस्तानी प्रेमी आईएसआई का जासूस था जो जानकारी की तलाश में था और माधुरी उसकी आसान शिकार बन गई। अदालत ने कहा कि माधुरी गुप्ता जो जानकारी हासिल की वह दुश्मन देश के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती थी। माधुरी गुप्ता ने देश की विदेश नीति से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई। साल 2021 में 64 वर्ष की उम्र में माधुरी गुप्ता मारी गई या उनका निधन हो गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आपका स्वागत है। एसपी वैद्य जी, एक्स डीजीपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसपी वैद्य साहब, आप जम्मू कश्मीर में भी रहे हुए हैं और आपसे पहला सवाल यही समझना चाहते हैं कि इस तरह के जासूस या एजेंट के बारे में पता लगाने की पहली जिम्मेदारी वहां के पुलिस की होती है या सेना की? और आपको और आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट ब्रिगेडियर विनोद को, देखिए जम्मू कश्मीर तो चूंकि बॉर्डर स्टेट है और ये इस तरह के एस्पाइनाज के केसेस नजर आते रहते हैं और उसमें जो आपका सवाल है कि जिम्मेवारी सबसे पहले किसकी होती है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास आती है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आर्मी के पास पहले आती है तो आर्मी भी उसको करती है, लेकिन अगर पुलिस के पास जानकारी आती है, जनरली ज्यादातर क्या होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो कभी पुलिस के साथ या आर्मी या सीएपीएफ के साथ, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है और उस पर सर्विलेंस रखी जाती है और जब सही सबूत मिलता है उस वक्त उसको दस्तावेजों के साथ पकड़ा जाता है। वैसे साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो आप ही से पूछना चाहूंगा। जब देश विकट स्थिति में हो, नारे लग रहे हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे में यह पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन देशद्रोही है, कौन देश का भक्त है, कौन एजेंट है, कौन एजेंट नहीं है। सोशल मीडिया का भी पुलिस पे दबाव होता है, खुफिया एजेंसियों पे दबाव होता है, न्यायपालिका तक पे दबाव होता है। एक प्रोफेसर उठ के आता है, बताता है कि सेना की कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है या कुछ भी कह सकता है उल जुलूल। अब ऐसे में आप लोगों के लिए क्या दिक्कतें आती हैं? सोशल मीडिया से निपटने में दिक्कत आ रही है, उसके प्रेशर को झेलने में दिक्कत आती है, और कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यह कृत्य देशद्रोह में आता है या नहीं आता है, जबकि खुलेआम कुछ लोग किसी और विचारधारा से प्रेरित होकर इस तरह की एक्शन लेते हैं जिसमें लगता है कि ये भारत विरोधी हैं, देश के विरोध में काम कर रहे हैं? वैद्य साहब, देखिए हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसका लोग इस्तेमाल करते हैं और कई बार उसका मिसयूज भी करते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप जरूर बोलिए, आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलिए, आप पुलिस को क्रिटिसाइज करिए, किसी को भी करिए, वो आपको आजादी है। लेकिन जब आप एक रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, जब आप देश के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, वहां रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। आप जब देश के बारे में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने दुश्मन देश को देते हैं, जैसे मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, कारगिल वार अगर आपको याद होगा जी जी, तो एक बड़ी फेमस हमारी पत्रकार थी, नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा और सभी जानते हैं, वो जिस तरह से टेलीकास्ट कर रही थी उससे पाकिस्तान को हमारी जो आर्टिलरी गन्स थी उनकी लोकेशन मिल रही थी, हमारी जो बोफर गन्स थी उनकी लोकेशन मिल रही थी। या इसी तरह का मुंबई अटैक के वक्त अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट्स हमारी न्यूज देखकर बता पा रहे थे कि एनएसजी कहां पर है, एनएसजी किस रूम में है, पुलिस या आर्मी का दस्ता कहां पर इस वक्त मौजूद है। तो ऐसे जो पत्रकारिता की जाती है या इस तरह का जो आप ऐसा जो दुश्मन देश को अपनी जानकारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का देते हैं, वो फिर आपने रेड लाइन क्रॉस की, उसमें कार्रवाई होनी पड़ेगी और होनी भी चाहिए।
होनी भी चाहिए वैद साहब, लेकिन फिर सवाल यही है कि जिस आर्टिलरी के पास वह महिला पत्रकार पहुंची, इसकी पूरी पूरी आशंका है कि वहां तक जाने की मंजूरी सेना के अधिकारियों ने दी है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। ब्रिगेडियर साहब, अगर इस तरीके की मंजूरी मिलती है तो किस लेवल से मिलती है कि आप लोग किसी भी पत्रकार को अपने फ्रंट लाइन पे आने की परमिशन देते हैं? देखिए, पहले जो पत्रकारिता थी उसमें वॉर करस्पॉन्डेंट्स एक अलग डेजिग्नेशन था और कुछ चुनिंदा और ट्रेंड करस्पॉन्डेंट्स को ये रिपोर्टिंग का हक दिया जाता था। और मुझे याद है कि आर्मी वॉर कॉलेज या जो पहले कॉलेज ऑफ कॉम्बैट था, वहाँ उनकी बदस्तूर ट्रेनिंग होती थी। उनको बताया जाता था कि भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, क्या सेंसिटिव एरियाज हैं, क्या सेंसिटिव मतलब इक्विपमेंट है जिसके बारे में आप डिस्कस नहीं करते। उनको बॉर्डर एरियाज में भी उनका टूर कंडक्ट कराया जाता था, उनको फैमिलराइज कराया जाता था। लेकिन अब जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, क्योंकि 1992 के बाद, गल्फ वॉर के बाद, आप देखिए पूरा जो वॉरफेयर है वो आपके ड्राइंग रूम में या आपके टीवी चैनल पे आ गया। तो मैं वैद साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इस तरह का जो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है वो बिल्कुल रहना चाहिए। क्योंकि आप लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है ब्रिगेडियर साहब? सवाल फिर वही है कि आप कह रहे हैं कि एक पत्रकार को आपने अपने यहाँ आने की परमिशन दे दी और उस पत्रकार को आपने परमिशन दी जिसके बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में दुनिया को मालूम था। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए कोई कार्रवाई हुई? जी, या नहीं, कार्रवाई यकीनन होती है। बिना परमिशन के तो कोई भी रिपोर्टर को वहां नहीं जाने दिया जाएगा। मैं खुद कारगिल वॉर में था, तो विद प्रायर परमिशन ही इन पत्रकारों को परमिशन दी जाती थी। लेकिन कई बार ये जोश में इस तरह की इंफॉर्मेशन, मतलब मैं कह रहा हूँ इरादतन नहीं, लेकिन गैर इरादतन भी कई बार इस तरह की इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ की बनती है। ब्रिगेडियर साहब, ये मुद्दा इसलिए सेंसिटिव है, वैसे साहब ने जो उठाया है कि यह लगातार होता जा रहा है। केवल उस महिला पत्रकार की बात नहीं है, ज्योति मल्होत्रा जो मामूली यूट्यूबर थी वह भी फ्रंट लाइन पे चली जाती है, बॉर्डर की तस्वीरें खींचती है और वो अपने फेसबुक पे भी डाल रही है। अब आप ये समझिए कि इस तरह की चीजों को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वहां कोई फोर्स ना हो, कोई किसी को मालूम ना हो, कोई यूट्यूबर जा रही इस तरह की वीडियोज बना रही है। आप यूट्यूबर है तो क्या बॉर्डर की तस्वीरें खींचने का अधिकार आपको है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई अधिकारी तो इन्फ्लुएंस होकर उनको इस तरह की तस्वीरें लेने का अधिकार देता है। जी, देखिए, जो तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा की दिखाई गई हैं टीवी पे, मेरा ये मानना है कि वो तस्वीरें उन, जैसे वाघा बॉर्डर हो गया, हुसैनी वाला हो गया, जहां सिविलियंस अलाउड हैं, वहां तक की उसने ये तस्वीरें ली हैं। क्योंकि जो मैंने मीडिया के माध्यम से देखी हैं, क्योंकि मैंने न तो उसके यूट्यूब को देखा है, लेकिन ये कोई ये नहीं बता रहा है कि साहब उसमें कोई जो सेंसिटिव एरियाज हैं या जो हमारे इनर लाइन जहां डिप्लॉयमेंट है वहां वो गई है। ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है वो गई हो या किसी दूसरे वेश में गई हो। आपको बताया ना ये कि जो चैट सामने आई है, ज्योति मल्होत्रा और अली हसन जो आईएसआई का अधिकारी है, वह पूछ रहा है ज्योति से कि जब आप अटारी गए थे वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था। उसके बाद उसका अगला सवाल होता है कि इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता देखकर, मतलब उनको आइडिया है कि किसको किसको। इसके आगे वह और कहता है कि उनको गुरुद्वारे के अंदर लाना था, अपनी रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो। यानी उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि वो दो कौन है, उन दोनों को कैसे बैठाना है, कैसे उनको कंप्रोमाइज फिर करवाएंगे बैठा के। ये बड़ी सेंसिटिव जानकारियां थी। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस वार्तालाप से, इस चैट से साफ और वाज़ेह होता है कि किस तरह से वो उनके आईएसआई एजेंट्स के लिए काम कर रही थी और किस तरह से वो चाहते थे कि कोई अंडरकवर जो एजेंट्स हैं वो कोई उनको इंफॉर्मेशन दे। अब किस लेवल की इंफॉर्मेशन पास की गई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी पे भी काफी डिपेंड करता है। यकीनन ये एक वो अपराध है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, देशद्रोह का ये मामला है। लेकिन क्या किस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी उस पर काम कर रही होंगी,
क्या इंफॉर्मेशन पास की गई है, किन लोगों से ज्योति मल्होत्रा के यहाँ संबंध थे, क्या उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो ओपन डोमेन में अवेलेबल है, कई चीजें ऐसी होती हैं तो उनकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रहती है, क्योंकि आजकल देखिए आप जिस तरह का इंटरनेट और IoT के जमाना आ गया है, तो कई चीजें तो बिल्कुल जो हमारे जमाने में जब हम यंग ऑफिसर्स होते थे उस समय बड़ी कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी, आज वो ओपन डोमेन में अवेलेबल हैं। तो ये मतलब विवेचना का विषय है कि भाई क्या उसने इंफॉर्मेशन पास की, जी जी, किस वह एनआईए तो उसके जांच कर संबंध रही है, कुछ कुछ जानकारियां भी शेयर कर रही है कि किस तरीके से यह आईएसआई के एजेंट बने, किस तरीके की गतिविधियों में लिप्त थे और तमाम बड़े षड्यंत्रों की ओर इसको परफेक्ट एजेंट बनाने की तैयारी थी, बांग्लादेश तक इसको भेजने की तैयारी थी। हमारे साथ एसपी वैद साहब मौजूद हैं, जो आतंकवाद और साजिश के तार पहले जम्मू कश्मीर तक थे वह अब यूपी तक आ गए हैं। शाहजाद नाम का एक शख्स जो पाकिस्तान में व्यापार करने जाता था, मालूम चला कि वह आतंकवादियों को, आईएसआई के एजेंटों को पैसा पहुंचाने का भी काम करने लगा था और वह नए मॉड्यूल में नए लोगों को भर्ती कर रहा था। अब सवाल यह है कि इसकी पहली जानकारी तो पुलिस को ही होनी चाहिए। क्या लोकल लेवल पे जो LIU होता है वह पूरी तरीके से अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है या उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है? किस तरह की संगठन की आपको जरूरत महसूस होती है नए दौर में, एसपी वैद्य साहब? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI हैं वो हर मौका ढूंढते हैं भारत में किसी तरीके से। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं, जम्मू कश्मीर में अगर आपको याद होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया शुरू हुआ था और मैं जब DGP था तो मैंने वो ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा बंद करने के लिए, क्योंकि वो उस ट्रेड को आड़ में लेके वहाँ ड्रग का, एक दिन हमने 70 किलो हीरोइन पकड़ी उसमें से, और अंडर वैल्यूएशन करते थे। जो पैसा यहाँ ट्रेडर्स को मिलता था उसको वो पत्थरबाजी में और टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते थे। तो पाकिस्तान ISI हर आप जो अच्छा काम कर लीजिए, आप उसमें वो ढूंढेंगे किस तरह से वो आपके देश को नुकसान पहुंचा सके। उनका एक ही उनका जिहाद एक ही माटो है। इसी तरीके से आपने देखा जो लड़के MBBS और इंजीनियरिंग करने पाकिस्तान जाते थे उनको वहां से जिहादी बना के भेजते और उनका जो पैसा एडमिशन का होता था वो यहाँ हुर्रियत के लोगों को देके उसको सर्कुलेट करते थे। तो ये पहली जिम्मेवारी लोकल पुलिस की होती है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। और लोकल पुलिस को ये और काउंटर इंटेलिजेंस जो होती है हमारी, या सेंट्रल एजेंसीज जो होती हैं, इन सब की जिम्मेवारी है। जिसके पास भी इंफॉर्मेशन आती है वो शेयर की जाती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। एक बड़ा सवाल और है, क्या भारत सरकार या पुलिस या सेना या उससे आगे बढ़ के बात की जाए न्यायपालिका की भी कोई ऐसा मिसाल कायम नहीं कर रहा है कि ऐसे तत्वों पे रोक लगे? सोच लीजिए, भारत के अंदर ही 12 जासूस पकड़े जा रहे हैं और उनमें से आज तक मैंने अभी पिछले 4-5 सालों में नहीं सुना कि किसी भी जासूस को फांसी की सजा हुई हो। तो क्या हर सिस्टम सड़ गया है, गल गया है? वैद साहब, आपसे जवाब चाहूंगा। बिल्कुल सही, आपने मुद्दे पे हिट किया और मैं आप बताता हूँ आपको, इस देश में इकोसिस्टम है। आपने देखा अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ने बयान क्या दिया और एक उसके लिए कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, दुनिया हिंदुस्तान के नामी गिरामी वकील। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं DGP रिटायर्ड हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील, और वो वकील चीफ जस्टिस से एक दिन में डेट लेते हैं, एक दिन में, और बेल भी मिल गई है अब उनको, आपको बता दूं, बेल भी मिल गई है। तो उनके लिए फंडिंग आती है। एक इकोसिस्टम है यहाँ इस देश में जो 0.5 है ना, जो हमारा यहाँ अंदर का जो दुश्मन है वो इकोसिस्टम आपका, जो ज़कात का पैसा, जो हलाल इकोनॉमी का पैसा, और उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खड़ी हो जाती है और बैटरी ऑफ लायर्स खड़ी कर देती है, और वो इन लोगों के लिए ऐसे ऐसे वकील लाते हैं। वैसा जल्दी से 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा, कौन सी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए या सरकार को कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए
ताकि तत्काल इस पे नकेल लग सके। पहले सबसे पहले ये जो ऐसे वकील खड़े होते हैं उनको पूछिए कि आपकी पेमेंट कितनी आई और वो पेमेंट कहां से आई। ये बस इसी को पकड़ लीजिए, आपको सारा खुलासा। ये लोग तो कहते हैं कि हम देश हित में, देश के लोगों के लिए हम फ्री में केस लड़ रहे हैं। अब ये कितना फ्री में लड़ते होंगे या देखने वाली बात होगी, लेकिन देश की जनता के साथ छल हो रहा है। देश की जनता समझ रही है, लेकिन जो लोगों को समझना है, जिन लोगों को एक्शन लेना है, उनकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं दिख रही है ताकि ऐसे लोगों पे लगाम लग सके या ऐसी कार्रवाई हो सके जो मिसाल कायम कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल कायम कर सके। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।